हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इस समय तमाम स्टूडेंटों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि पेपर कैसा होगा, कब होगा और क्या पैटर्न होगा उस पर। तो अगले 10 मिनट में जहां तक पॉसिबल होगा हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली बात आप समझ लीजिए कि यह बात सुनिश्चित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से कि अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वह ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं। ऑनलाइन पेपर का मतलब कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो लैपटॉप हो सकता है, सिस्टम हो सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सेट्स दिए जाएंगे और उसका आंसर्स आपको एट अ टाइम मतलब उसी समय आपको जो है उसी सिस्टम के अंदर फीड करना होगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आप लिख करके स्कैन करके आंसर भेजेंगे, ऐसा कोई गलतफहमी अपने दिमाग पर मत रखिएगा। उसमें बस आपको टिक मार्क ही करना है, ऐसी व्यवस्था हो पाएगी, है ना। रिटर्न करके कुछ आप दे नहीं पाएंगे और इतना जल्दी इतना बड़ा इंफ्रा डेवलप करना पॉसिबल भी नहीं है। तो पेपर तो ऑनलाइन ही होंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है अब तक। ठीक, दूसरी बात है कि कब होगा, टाइमिंग की बात है, इसको भी लेकर के बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए डेट आ गया है लगभग 21 जुलाई के आसपास का, है ना। अभी टाइम टेबल नहीं आया, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। एक टेंटेटिव डेट है 21 जुलाई के आसपास आपका पेपर हो सकता है। ये डेट आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। क्लियर। पेपर कैसे होगा, ठीक, तो जैसा कि कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर, कुछ लोग बता रहे थे सर लोग कि हमारे फ़ोन पर पेपर आएगा और हम घर पे बैठ के देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कोई भी र्यूमर अपने दिमाग में आप ना पालें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पेपर आपको मोबाइल फ़ोन पर सेंड किया जाएगा और फिर आप उसको बैठ कर वहाँ सॉल्व करके आंसर सेंड करेंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। जब भी पेपर होगा एक निर्धारित जो प्री डिसाइडेड सेंटर होगा वहाँ पर होगा और एक कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप जो कुछ भी होगा वह जिस भी सेंटर पे आपका पेपर होगा उस सेंटर द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, और बाकायदे इन्विजिलेटर के निरीक्षण में आप बैठ करके वहाँ पर पेपर देंगे। तो आप मतलब किसी भी अनावश्यक चीज़ों के बारे में ना सोचें, है ना। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों का, सर पेपर कहाँ होगा। तो पेपर कहीं भी हो, मतलब दो ही जगह हो सकता है, या तो सेल्फ सेंटर होगा या किसी दूसरे कॉलेज में जाएगा तो जिसे कहते हैं सेंटर का जाना, यानी अदर सेंटर पर होगा। तो सेल्फ हो चाहे अदर हो, उसमें बहुत ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं है। ठीक, और इसके बारे में भी कुछ निश्चित भी नहीं किया गया है कि इस पेपर कहाँ होगा। ठीक, यहाँ भी चांस यही बन रहा है कि कहीं ना कहीं सेंटर डिसाइड करेंगे। ठीक, या फिर अगर अपने कॉलेज को भी कराने को कहते हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है। ठीक, मतलब यहाँ को लेकर के अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इन तीन चीज़ों में जो एक चीज़ डिसाइडेड हुई है कि पेपर का होना है, और अभी तक जो है जुलाई के तीसरे सप्ताह से 3rd वीक ऑफ जुलाई को डिसाइड किया गया पेपर कराने के लिए। ठीक, एक चीज़ और मैं बता दूं, पेपर जैसे कि अभी आप देखिए डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 2nd सेमेस्टर का पेपर पेंडिंग है और 2nd ईयर में 4th सेमेस्टर का, और फाइनल ईयर में 6th सेमेस्टर का पेपर अभी क्या है आपका पेंडिंग है ना। ये पेपर आपके होने हैं और अभी तक ये तीनों पेपर कराए जाने के बारे में बोर्ड कह रहा है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं और 3rd ईयर के बच्चों का पेपर होगा। आप एक बात भली भांति जान लें कि पेपर अभी तक बोर्ड ने क्या कहा है, सबका पेपर कराया जाएगा। ठीक, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर उस समय भी हो जाएगा जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा। और अभी से मैं आपको अलर्ट कर दूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म आपका अब बहुत जल्द ही आने वाला है और जैसा ही आएगा तो कॉलेज के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा और आप एग्ज़ाम फॉर्म को पूरे, है ना, गंभीरता के साथ आप फिल करेंगे। ठीक, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं कि हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो जब भी कॉलेज से फ़ोन जाएगा आपको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, पूरे अलर्टनेस के साथ, सावधानी के साथ और समय के अनुरूप आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि वही फॉर्म है जो डिसाइड करेगा कि आप पेपर देंगे या नहीं देंगे। ठीक, खैर आगे चलते हैं। अब बात आती है जो मेन बात है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्रारूप की, है ना। ठीक, पैटर्न, तो पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं कि टाइमिंग क्या है। तो अभी तक देखिए, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात किया जाए तो ऐसे एग्ज़ाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के एग्ज़ाम हैं, है ना। एक होता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक होता है एकेडमिक एग्ज़ाम।
आप जो देने जा रहे हैं ये एकेडमिक एग्जाम है, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठने जा रहे हैं, बल्कि आप एक कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उसका पेपर देने जा रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक जहाँ कहीं भी, और इसके पहले तो हालांकि एकेडमिक एग्जाम ऑनलाइन बहुत ही रेयर चांस में कहीं हुए हैं, है ना, लेकिन अगर हम कोविड के कारण देखें, जैसे पिछले साल उड़ीसा स्टेट में कुछ एग्जाम हुआ, साउथ में तमिलनाडु ने अपने यहाँ कुछ एग्जाम कराए, कंडक्ट कराए, तो किसी में भी पेपर की जो टाइमिंग थी वो 3 आवर्स की नहीं थी। ठीक, अभी कोई बड़ी बात नहीं, 3 आवर्स की नहीं थी तो आपका भी नहीं होगा, लेकिन उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दिया, उन्होंने कहा नहीं, ऑनलाइन पेपर जो कराना है एकेडमिक का वो 3 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है ना, इसलिए मैक्सिमम टाइमिंग 2 आवर्स की रखी, यानी पेपर लगभग 2 घंटे का होगा। एक बात तो एक। दूसरा आता है प्रश्नों की संख्या। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिए क्या होता है, 2 आवर्स में 100, 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि वहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर दोनों में अंतर है, एक बात समझिएगा। वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि एक भीड़ है, उस भीड़ में उनको बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना होता है। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका नॉलेज चेक किया जाता है, आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, पढ़ा है, उसको चेक किया जाता है। इसलिए जो आपका पेपर होता है वो रिटन पेपर अब तक होता रहा है। तो ऐसा नहीं कि पैटर्न बदलने से अपने थॉट प्रोसेस को बोर्ड चेंज कर देगा, या जो उनका मतलब एक माइंड सेट है उसे चेंज नहीं करने जा रहा। हाँ, क्वेश्चन का स्वरूप बदलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, लेकिन अभी भी वो आपसे यही जानने की अपेक्षा रखेंगे प्रश्नों के माध्यम से कि क्या वास्तव में आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हैं कि नहीं। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो वैसे भी होते थे जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था, तब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तथ्य के आधार पर होते हैं, अगर आपको याद है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे और मैक्सिमम प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं, संकल्पनाओं पर आधारित होते हैं, समझ पर आधारित होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि प्रश्नों की संख्या जो होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि 30 to 50 के आसपास हो सकती है। ठीक, इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ अभी कन्फर्म नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अपना एक अनुभव, और बाकी जो पेपर जहाँ तक मतलब हुए हैं उनको रिसर्च करके नेटवर्क के जरिए आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। 30 to 50 ठीक क्वेश्चन होने की संभावना है। ठीक, अब आता है प्रश्न कि प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा। तो जैसा है कि जब से ये आया कि भाई पेपर ऑनलाइन होगा, तो कई लोग अपने आप में एक्सपर्ट बन गए और लगे अपनी अपनी राय देने। ठीक, क्या कि अब ऑब्जेक्टिव होगा तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का ओवरव्यू लेने हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात आप समझिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, है ना, अच्छा खासा उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास, कि आप समझ लीजिए कि एक एक प्रश्न में इतनी गूढ़ बातें पूछ ली जाती हैं। एक एक प्रश्न में 8-8 क्वेश्चंस हैं। आईएएस के आप क्वेश्चंस को उठाइए, है ना, कूट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक, अगर आप न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, आप IIT JEE मेंस के पेपर को देखिए, वहाँ पर देखिए एक एक न्यूमेरिकल्स 2-2, 3-3 पेज के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे गए हैं आपसे। तो ये सब भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी टॉपिक पढ़िए, जितना भी पढ़िए, ढंग से पढ़िए और पूरा उसको, है ना, कंप्लीट रूप से तैयार करिए। प्रश्न कहीं से कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ ताकि उससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बात और, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड पेपर होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें न्यूमेरिकल्स पूछना बहुत ही आसान होता है। तो खास करके जिन सब्जेक्टों में न्यूमेरिकल्स का पार्ट है उसको आप ढंग से करके जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न आपसे पूछने से। तो पेपर में आंकिक प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर पूछना आसान है। एक डायग्राम बनाया, उससे रिलेटेड कुछ जो भी चीज़ें होंगी, टर्मिनोलॉजी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उनको वहाँ पर डिसाइड कर दिया जाएगा और आपसे किसी एक चीज़ का मान पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे। अब चूँकि आप सॉल्व करिए 1 पेज का क्वेश्चन और आंसर दीजिए। ठीक, तो बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए, और आप भी अगर तैयार किए तो आपके लिए भी। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव। अगर इस सब्जेक्ट से रिलेशन आप खोजेंगे तो जिस भी, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अगर आप हैं तो सिग्नल वगैरह आपको पढ़ना होता है ना, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया कि निम्न में से कौन सी मैकेनिकल वेव है ना, यांत्रिक तरंगे हैं। रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो साउंड वेव है ना, जो ध्वनि तरंग है, वह क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है जो 1 लाइनर होता है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, सिग्नल का सब्जेक्ट कोई भी आपका होगा, आप पढ़ते होंगे तो ठीक है, ये आपको मिलेगा उसमें।
कौन सी तरंगे शून्य में संचरण, शून्य का मतलब क्या है, यहाँ पर वैक्यूम से है, निर्वात में है ना, संचरण नहीं कर सकती। ठीक, तो आप जानते हैं इसमें से ध्वनि तरंग है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, ट्रांसमिट होने के लिए, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक फैक्टर्स क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मैकेनिकल ब्रांच में है ना, आरएसी वगैरह आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर, एयर कूलिंग है ना, कंप्रेसर, इसे पढ़ना होता है, सबकी फंक्शनिंग को बहुत ढंग से पढ़िएगा है ना, वो शीतलक प्रशीतक जो भी आप हिंदी में उसे कहते हो है ना, उन सब की फंक्शनिंग कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कहीं से बन सकता है। यहीं पर देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, आपको फॉल्स स्टेटमेंट इसमें सेलेक्ट करना है, कौन सा गलत तथ्य कौन सा है, इसको आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट लिखता है, क्या लिखता है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर, ठीक, दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। तो आपको सही नहीं है, यानी कि फॉल्स है ना, ये सही बात है ना कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर क्या करते हैं, दोनों जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करते हैं, तभी तो हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। हालांकि अभी आपका आंसर नहीं मिला, क्योंकि आपको क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। सेकेंड कहता है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। ठीक, ये बात देखिए क्या है, गलत है, और यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए एयर कंडीशनर तो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी आप पढ़े होंगे है ना, एयर में वाटर की जो मात्रा होती है, यानी कि वेपर फॉर्म में जो वाटर होता है, ठीक है, उसको हम निकालते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी करके, सापेक्षिक आर्द्रता है ना। तो उसमें देखिए जो एयर कंडीशनर होता है वह आर्द्रता को कंट्रोल करता है, लेकिन एयर कूलर नहीं करता। ठीक है, अब इस बात समझिए, जैसे एयर कूलर को आप जनरली कूलर कहते हैं, तो आप देखिए जब वो चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो अब बहुत अच्छे से आप अपने टीचर से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टीचर से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उस समय देखिए कूलर काम नहीं करता है ना, वो कूलर जो पानी वानी आप बंद कर देते, बल्कि हवा ही लगे तो ठीक ठाक है ना, ठीक, क्योंकि वो चिपचिपी वाली गर्मी में कूलर आपका सहयोग नहीं करता। हाँ, एसी तो भाई फिट है उसके लिए भी। तो एयर कंडीशनर क्या करता है, आर्द्रता को तो कंट्रोल करता है, लेकिन एयर कूलर आर्द्रता को कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। देखिए बहुत सावधानी रखेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तभी जाकर के आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन अपने दिमाग में मत लाइएगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, हालांकि हमारा सही ऑप्शन तो हमें मिल गया बी, कि बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सी देखिए क्या लिखा है, एयर कंडीशनर आर्द्रता परंतु एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, यह भी बात क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत वाला बी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आरएसी वगैरह जैसे सब्जेक्टों में आपको मिलेगा है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए यदि स्टील में कार्बन, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील भी आपको पढ़ना है ना, और ये आई थिंक सिविल का सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ देखिए अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा को इंक्रीज कर दें है ना, आप जानते हैं कि जो आपका इस्पात होता है उससे स्टील जब बनाया जाता है तो उसमें क्या है, अलग अलग मटेरियल मिलाए जाते हैं। तो यदि हम कार्बन की मात्रा को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो क्या क्या होगा है ना। तो एक ही तन्यता, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक, भंगुरता बढ़ती है, डक्टिलिटी घटती है, तन्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और बाद में आगे कहते हैं कि उपरोक्त में से सत्य कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। मतलब इन चारों में से कौन कौन सही है। पहला ऑप्शन कहता है केवल ए, तन्यता बढ़ती है, यह बात सही है। जैसे जैसे आप कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा घटाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, भंगुरता, ब्रिटलनेस, ये भी क्या होती है, बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, डक्टिलिटी घटती है, यह भी क्या है आपका सही बात है, डक्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, तन्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत बात है। यानी इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ए बी सी, ये तीनों, यानी कि थर्ड क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। देखिए कितना ढंग से उन्होंने पूरे स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे चर्चा कर लिया, ठीक, सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, आपको उस प्रश्न में मत रहिए कि बल का निम्नलिखित में से मात्रक है ना, दे दिया आपको न्यूटन, पास्कल, ठीक, जूल और कैलोरी, तो आपने टिक मार दिया, न्यूटन हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, ये बात आप समझिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन जो इस टाइप में भी होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रोल्ड स्टील ट्यूब पर लगने वाला लोड है ना, लोड के बारे में भी आप पढ़ते हैं। हाँ, ये भी आपका स्टील में ही पढ़ेंगे आप लोड, और मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं लोड के बारे में। हालांकि रोल्ड स्टील ट्यूब की बात की गई तो स्टील के स्ट्रक्चर पर, मतलब ये आपको स्टील में ही पढ़ना है भी है ना। तो यहाँ देखिए डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड है ना। अब इसकी हिंदी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा है ना। सिस्मिक लोड मतलब जो भूकंप के कारण, तो ऐसे स्टील ट्यूब है ना, जैसे जो ये
रोल्ड स्टील ट्यूब क्या है, एक स्टील जो छड़ें होती हैं उसका एक टाइप्स है, ठीक है। तो ये किस प्रकार के लोड को बियर कर सकता है ना, सह सकता है, ठीक। तो डेड लोड को लाइव लोड मतलब मूवेबल लोड जो होते हैं, डेड लोड मतलब जो एक जगह स्थिर लोड है, ठीक है, उसको। विंड लोड मतलब एयर का, हवा का लोड, और सेस्मिक लोड यानी भूकंपीय लोड, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि ओनली ए एंड बी, मतलब केवल ए और बी सही है, मतलब कि जो रोल्ड स्टील ट्यूब है वो डेड लोड और लाइव लोड को ही बियर कर सकता है, या फिर बी एंड सी लाइव और विंड को, या थर्ड दिया है ए एंड सी डेड लोड या विंड लोड को, है ना, ठीक। हालांकि देखेंगे तो ये इसका आंसर मैं आपको बता दूं ऑल ऑफ दीज होगा, यह सभी लोडों को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिकल का अल्टरनेट करंट सर्किट का, एसी सर्किट का एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हमने आपको दे दिया। इसी तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको कि परिपथ में लगा वोल्ट मीटर, ये देखिए परिपथ में लगा वोल्ट मीटर है और यह रीडिंग पड़ता है कितना, 30 वोल्ट का, ठीक। तो वी नॉट का मान होगा, है ना, इस वी नॉट का मान आपसे क्या कर लिया, पूछ लिया इसने। यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ और एक रजिस्टर लगा हुआ, ठीक। सबका आपको क्या है, मान यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए एफ मतलब फैराड, एच मतलब हेनरी, इसकी यूनिट है, और ओम जो है वह प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस की यूनिट है। इसका भी देखिए सही आंसर क्या होगा, 50/2 वोल्ट। तो मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, तो मैं सिर्फ एक डेमो बेसिस पर, डिमोन्स्ट्रेशन की क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर मैं चर्चा कर रहा था, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में जिनके पास सेकेंड मैथ है वो भी समझ लें, वहाँ पर भी इंटीग्रेशन वगैरह बड़े बड़े आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और वहाँ भी मैथ के पेपर को कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। ये है कि आपको हर चीज़ को ढंग से पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है और किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, ठीक। इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक। जहाँ तक हो पाएगा उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। थैंक यू। एक बात और, जो भी हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको एक बात बता दें, फिर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक। एडमिशन हो भी रहा है। आप लोग भी जितना हो सके सहयोग करिए। कॉलेज अच्छा है ये बात आप भी जानते हैं। अन्य बच्चों को, अपने कलीग को इसके बारे में बताइए, ठीक। मोटिवेट कीजिए। आपके नज़दीक में, लोकल में इतना अच्छा कॉलेज जहाँ से आप पढ़ करके अपने फ्यूचर को उज्जवल बना सकते हैं, तो ऐसा प्रयास आप करें। थैंक यू।